जी, चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस का, फ्रॉड एंड एरर्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड एरर? फ्रॉड इंटेंशनल होता है, एरर अनइंटेंशनल होता है। और चूंकि फ्रॉड इंटेंशनल होता है, एरर अनइंटेंशनल होता है, तो हमारे लिए बीइंग ऑडिटर डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट क्या होता है, फ्रॉड या एरर। फ्रॉड डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट है क्यों? उसके पीछे कोई अटेम्प्ट टू हाइड होती है, तो इसलिए उसे डिटेक्ट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम है। अब फ्रॉड की बात करें तो कंपनी के अंदर जो फ्रॉड है ये मेनली दो लेवल पे होते हैं। एक फ्रॉड होता है मैनेजमेंट लेवल पे और एक फ्रॉड होता है एम्प्लॉय लेवल पे। मैनेजमेंट लेवल पे और एम्प्लॉय लेवल पे। मैनेजमेंट लेवल पे जो ज़्यादातर फ्रॉड होते हैं वो होते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड। मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिसस्टेट कर देना, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड होता है कहाँ पे? मैनेजमेंट लेवल पे। एम्प्लॉय लेवल पे जो ज़्यादातर फ्रॉड होता है वो होता है मिस ऑफ एसेट्स का फ्रॉड। इन्वेंट्री चोरी कर ली, एसेट चोरी कर लिया, मिसयूज़ कर लिया, पर्सनल यूज़ में ले आए, तो मैनेजमेंट लेवल के फ्रॉड क्या है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और नीचे मिसयूज़ ऑफ एसेट। अब अगर मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड करती है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होंगी। क्या रीज़न हो सकती है? क्यों मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड करेगी? क्यों करेगी? क्यों? बोनस अपने के पर्सनल जो है वो गेन हो सकते हैं, मीट करने के लिए कर सकती है, अपने पर्सनल टारगेट मीट करने के लिए कर सकती है, या एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी अदर पार्टी भी हो सकती है। शेयर होल्डर चाहता है भाई इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतनी अर्निंग पर शेयर होनी चाहिए, अदरवाइज मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, तो उसके लिए कर सकती है। क्या कहना? या फाइनेंस लेने के लिए लाइक बैंक की जो है वो हो सकती है रिक्वायरमेंट कि आपकी गियरिंग इतनी होगी तो लोन अप्रूव होगा, वरना नहीं होगा। क्या ख्याल है? या हो सकता है कोई इंडस्ट्री डाउन टर्न में चल रही है, लाइक ड्यू टू कोरोना बिजनेस के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, गोइंग कंसर्न अफेक्टेड नज़र आ रही है, तो लोन या इक्विटी के थ्रू सर्वाइवल के लिए कंपनी क्या करेगी? फिर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड करेगी। मिसयूज ऑफ एसेट का फ्रॉड क्यों होगा? एम्प्लॉय करेंगे तो क्यों करेंगे? कोई पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं जो शायद पे से पूरी नहीं हो रही, तो क्या करेंगे? एसेट चोरी करके बेच के पूरी करेंगे। या मिसयूज ऑफ एसेट हो सकता है ड्यू टू प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉय क्या करेंगे? इनकी ऐसी की तैसी, मैं ये चीज़ उठा के ले जाऊंगा। क्यों? वो तो ये समझे ना मैनेजमेंट की है, ये नहीं ना समझे कि शेयर होल्डर की कंपनी है। तो पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं या फिर प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज हो सकते हैं। क्या ख्याल है? अब कहते हैं जो फ्रॉड है इससे रिलेटेड कंपनी की मैनेजमेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऑडिटर्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है पर ISA 240। ISA 240 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू फ्रॉड। फ्रॉड को डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की या ऑडिटर की? मेनली मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट ने क्या करना है? फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करना है। और प्रिवेंट डिटेक्ट करने के लिए क्या करना है? अल्टीमेटली एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश करना है। क्या ख्याल है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश करना है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको रिव्यू करने के लिए इंटरनल ऑडिटर जो है वो बनाना है। इंटरनल ऑडिटर प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको चेक करने के लिए एक ऑडिट कमेटी भी बनानी है।
क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करना है? ऑडिटर की मेन ड्यूटी क्या है? टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। लेकिन वो ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर ने एविडेंस लेने हैं। एविडेंस कैसे लेने हैं? एविडेंस कैसे लेने हैं? प्रोसीजर्स परफॉर्म करके। तो वो जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ डिज़ाइन करने हैं कि अगर कोई फ्रॉड हो तो पकड़ा जाए। मीन ऑडिटर शुड डिज़ाइन प्रोसीजर विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रॉड। मीन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड पकड़ना हमारी नहीं है, प्राइमरी नहीं, लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्यों? प्रोसीजर इस एक्सपेक्टेशन के साथ डिज़ाइन करने हैं कि अगर कोई फ्रॉड हो तो पकड़ा जाए। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करना किसकी है? कंपनी की, मैनेजमेंट की। क्या ख्याल है? और अगर ऑडिटर को नज़र आता है ड्यूरिंग ऑडिट के क्लाइंट कंपनी के अंदर सपोज कोई फ्रॉड हुआ, डिटेक्ट हुआ, तो उस सूरत में कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। क्या? थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। अब अगर ऑडिटर को कोई फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट होता है तो ऑडिटर ने रिपोर्ट किसको करना है? पहले मैनेजमेंट को इन राइटिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसे करेक्ट करें, रिफ्लेक्ट करें। हाँ, अगर मैनेजमेंट उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करती तो फिर क्या करना है? शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करना है बाय क्वालिफाइंग ऑडिट रिपोर्ट इफ फ्रॉड क्रिएटिंग मटीरियल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो ऑडिटर ने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है, लेकिन अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है लाइक मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड फ्रॉड है तो फिर किसी थर्ड पार्टी को भी रिपोर्ट करना है। तो पहले मैनेजमेंट को राइटिंग नहीं करेक्ट करते तो शेयर होल्डर को बाय क्वालिफाइंग ऑडिट रिपोर्ट, और थर्ड पार्टी को भी हो सकता है अगर लीगल रिक्वायरमेंट है लाइक इन मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन। क्लियर होती है ये बातें? अब ज़रा अगर हम नोट्स खोलें, चैप्टर 4 अगर हम नोट्स में खोलने की कोशिश करें, जिनके पास नहीं है शेयर कर लें प्लीज़। सो फर्स्ट पेज पे उसने बता दिया एरर क्या है, फ्रॉड क्या है। दो लेवल पे होता है, एम्प्लॉय फ्रॉड है, मैनेजमेंट लेवल है। एम्प्लॉय फ्रॉड रिलेटिंग टू मिस एप्रोप्रिएशन, मिस यूज़ ऑफ एसेट होगा, और मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड जो है वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का होगा। सेकंड पेज पे उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेजमेंट की क्या हैं, ऑडिटर्स की क्या हैं, और आगे पेज 31 पे गए तो उसने बता दिया जी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड करने के पीछे प्रेशर, इंसेंटिव मीन रीज़न क्या है। तो रीज़न क्या है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइक इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हो सकता है, थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या कोई अपने पर्सनल फाइनेंशियल गेन लाइक बोनस वगैरह की वजह से हो सकता है। कहाँ पे मैनेजमेंट के लिए फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड करना ईजी है? अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है कि कहाँ पे इजी है फ्रॉड करना? तो कहता है जहाँ पे रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पे फ्रॉड करना इजी है। सब्सिडरी पेरेंट के साथ आपने क्या किया, कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करके सेल प्रॉफिट ओवरस्टेट कर लिया, या फिर जहाँ पे फिगर्स एस्टिमेट जजमेंट बेस पे लिखी जाती हैं तो मैनेजमेंट की जजमेंट एस्टिमेट है तो वहाँ पे भी फ्रॉड कर सकती हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन सीक्वेंस मल्टी लोकेशन में स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है तो फ्रॉड करना ईजी है। अगर कोई कंपनी की ब्रांच टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शन, टैक्स हेवन टैक्स फ्री जोन में है तो सारी की सारी सेल उधर शो कर दी ताकि टैक्स ना पे करना पड़े, तो ये भी एक फ्रॉड है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड जो हैं वो वीक हैं, या कंपनी डोमिनेटेड बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स है तो एक इंडिविजुअल अपने वे से कंपनी को चलाना शुरू कर देगा, फ्रॉड कर सकता है। या अकाउंटिंग और इंटरनल ऑडिट स्टाफ का टर्नओवर हाई है। ये स्टाफ टर्नओवर क्या होता है? आना जाना। तो वहाँ पे फ्रॉड करना इजी है। क्यों? अगर पकड़ा गया, जो बंदा छोड़ के गया उस पर डाल देंगे, वो कर गया तो इसलिए हमने निकाल दिया। या इजी कहाँ पे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड करना, जहाँ पे कंपनी का कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव नहीं, इनफेक्टिव है। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड करना इजी कहाँ पे? जहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे कंपनी का स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स है,
जहाँ पे स्टाफ टर्नओवर जो है वो अकाउंटिंग और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में हाई है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रहे, कंपनी टैक्स फ्री जोन में ऑपरेट कर रही है। नेक्स्ट पेज पे गए तो उसने बता दिया जी मिस यूज़ ऑफ एसेट का फ्रॉड करने की रीज़न क्या है। तो दो रीज़न है, एक पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं और दूसरा एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। ईजी कहाँ पे मिस यूज़ ऑफ एसेट का फ्रॉड करना कि जहाँ पे कंपनी लिक्विड एसेट में ज़्यादा डील कर रही है, लिक्विड एसेट जो इजीली कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, बॉन्ड्स वगैरह में, जहाँ पे कंपनी के ऑथोराइजेशन ओवर एसेट के कंट्रोल अच्छे नहीं है, मीन मॉनिटरिंग सुपरविजन कंट्रोल अच्छे नहीं है, या स्क्रीनिंग प्रोसेस कंपनी प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रही एम्प्लॉय को अपॉइंट करते वक्त। क्या आपको पता है कंपनीज आजकल एम्प्लॉय को अपॉइंट करते वक्त दो रेफरेंस लेती हैं। क्यों लेती हैं रेफरेंस? ताकि ये बंदा अगर कल को यहाँ पे गंद गोल के भाग जाए तो रेफरेंस वाले लोगों के थ्रू हम ट्रेस कर सकें। ये क्या है, एक अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी में आता है। हाँ, अगर कंपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी में ऐसी कोई पॉलिसी फॉलो नहीं करी रेफरेंस लेने वाली, तो एम्प्लॉय के लिए एसेट चोरी करके भागना इजी है। मीन यहाँ पे मिस यूज़ ऑफ एसेट का फ्रॉड चांस हाई होगा। मिस यूज़ ऑफ एसेट का फ्रॉड हो सकता है कहाँ पे? जहाँ पे ऑटोमेटेड रिकॉर्ड्स के ऊपर एक्सेस कंट्रोल अच्छे नहीं है। मीन इन्वेंट्री एसेट सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है लेकिन उसके ऊपर एक्सेस कंट्रोल अच्छे नहीं है। दिस मीन कोई भी सिस्टम को एक्सेस करके बीच में इन्वेंट्री डिलीट करके चोरी करके ले जा सकता है। क्यों? पकड़ी नहीं जाएगी, ना सिस्टम में है ना कंपनी के अंदर। क्या ख्याल है? मिस यूज़ ऑफ एसेट का फ्रॉड कहाँ पे ईजी है? जहाँ पे लिक्विड एसेट में डील कर रही है कंपनी, जहाँ पे कंट्रोल सिस्टम वीक है, ऑथोराइजेशन कंट्रोल नहीं है, रिक्रूटमेंट कंट्रोल अच्छे नहीं है, या ऑटोमेटेड सिस्टम के ऊपर एक्सेस कंट्रोल अच्छे नहीं है। सर्कमस्टांसिस इंडिकेटिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड मीन ड्यूरिंग ऑडिट, कहाँ पे हमें पता चलेगा कि फ्रॉड का चांस हाई है? कहता हमें पता चलेगा वहाँ पे जहाँ पे पुअर कंट्रोल इन्वायरमेंट है। ये कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या होता है? एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट उसे बोलते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट। मीन अगर कंपनी की टॉप मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, रूल्स को फॉलो करती है, तो नीचे भी लोग ऑनेस्ट होंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, फ्रॉड एरर नहीं होंगे। लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड रिगार्डिंग रूल्स पुअर है, करप्ट हैं, पॉलिसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, तो नीचे लोग इनसे इन्फ्लुएंस करते हुए वैसे ही बनेंगे। दिस मीन कंपनी के अंदर फ्रॉड के चांसेस हाई हो सकते हैं जहाँ पे कंट्रोल इन्वायरमेंट पुअर हो। कंट्रोल इन्वायरमेंट पुअर का मतलब क्या है? इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट डाउटफुल है। जब कहता है फ्रॉड के चांसेस हाई होंगे कहाँ पे? जहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसीज मिल रही हैं। डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिल रहे, या डॉक्यूमेंट मैच कर रहे हैं, आगे से बातें कुछ और नहीं कर रही हैं। जब कहते हैं कन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, मीन सेल रिकॉर्ड है लेकिन उसके पीछे सेल इनवॉइस मिल ही नहीं रही, ऑर्डर मिल ही नहीं रहा। या फिर प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर, ऑडिटर कोई भी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, मैनेजमेंट नहीं दे रही, रिकॉर्ड तक एक्सेस मांग रहा है, मैनेजमेंट नहीं दे रही, दिस मीन कोई ना कोई फ्रॉड का चांस है। तो फ्रॉड को डिटेक्ट करने में ऑडिटर को कुछ मसले भी फेस करना पड़ते हैं। क्या मसला फेस करना पड़ता है? एक तो एविडेंस जो है वो लिमिटेड होते हैं, तो सूरत में समटाइम हम फ्रॉड नहीं पकड़ पाते। दूसरा वो कहता है कि ऑडिटर के पास इन्वेस्टिगेटिव पावर जो है वो लीगल ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन में जाके, डिटेल चेकिंग में जाके फ्रॉड को पकड़ सके। तीसरा वो कहता है कि हमारी लीगल रिक्वायरमेंट भी नहीं है फ्रॉड पकड़ना, हमारी मेन ड्यूटी क्या है? टू एक्सप्रेस ओपिनियन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए भी ऑडिटर समटाइम फ्रॉड को पकड़ नहीं पाता। चौथा वो कहता है कि फ्रॉड जो है वो फ्रॉडस्टर्स करते हैं और उसके पीछे अटेम्प्ट टू हाइड होती है, तो उसे पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और हमारे साथ कुछ टाइम कंसंट्रेंट्स भी हैं, और जितनी ज़्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए उतनी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, तो कुछ कॉस्ट लिमिट भी हैं जिसकी वजह से हम फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाते। जो मेन चीज़ हमने लर्न करनी है वो हमने क्या लर्न करना है? ये ऑडिट प्रोसीजर्स लर्न करने हैं पर ISA 240। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है रिलेशन टू फ्रॉड, कि अगर कोई फ्रॉड मिला तो हमने क्या करना है? अपनी ऑडिट टीम को कहना है कि अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कर दें? इंक्रीज कर दें। मीन क्रिटिकल नेचर क्या कर दें? इंक्रीज कर दें। हमें अपनी ऑडिट अप्रोच चेंज करनी है।
इंस्टेड ऑफ रिटन एविडेंस हमें जाना है किस चीज़ पे, ऑरल एविडेंस पे। कंफर्मेशन रिटन नहीं, ऑरल करनी है। ऑरल एविडेंस ज़्यादा रिलायबल है या रिटन? लेकिन यहाँ पे कहता है अगर फ्रॉड के चांसेस हाई हैं तो हमने रिटर्न पे नहीं ऑरल पे जाना है। डेटर से रिटर्न कंफर्मेशन नहीं, ऑरल कंफर्मेशन करनी है। क्यों? रिटर्न करेंगे तो हो सकता है वो एड्रेस हमें कहाँ से मिलना है, क्लाइंट के रिकॉर्ड से, तो अपना किसी का एड्रेस दे दें, खुद ही रिप्लाई करते रहें। इसलिए ऑरल का मतलब क्या है, पर्सनल विजिट करके हमने कंफर्मेशन लेनी है कि भाई क्या वाकई आपने इतने पैसे देने हैं, वो खुद रिकॉर्ड करके उसको एज एविडेंस रखना है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज करना है, ऑडिट अप्रोच इंस्टेड ऑफ रिटर्न कंफर्मेशन, ऑरल कंफर्मेशन पे जाना है। साथ में क्या करना है, सरप्राइज विजिट करके ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने, क्लाइंट को बता के नहीं, क्योंकि अगर बता के जाएंगे तब सब कुछ ठीक ठाक होगा। इसलिए हमने क्या करना है, सरप्राइज विजिट पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। चौथा वो कहता है जी हमें क्या करना है, हमें जो है वो अब रिक्वेस्ट करनी है इन्वेंट्री काउंट, कैश काउंट, हर सूरत में फाइनल डे ऑफ ईयर एंड पे ही। क्यों? ये कैश और इन्वेंट्री की जो बैलेंस शीट में फिगर आती कौन सी आती है, जो ईयर एंड डे पे, लाइक 31 दिसंबर डे पे ही क्लाइंट के रिकॉर्ड में पड़ी है। तो हमने इसका अकाउंट भी फिर कब करना है, 31 दिसंबर को ही करना है। अगर फ्रॉड के चांसेस हाई हैं तो, अगर लो है तो फिर क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद भी काउंट हो सकता है। लेकिन अगर फ्रॉड के चांसेस हाई हैं तो फिर हर सूरत में ईयर एंड डे पे ही काउंट होगा। फ्रॉड के चांसेस हाई हैं तो हमने देखना है ईयर एंड पे अगर कोई एडजस्टमेंट डाली जा रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो उनको डिटेल रिव्यू करना है। क्यों? फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड करने के लिए हो सकती है। फ्रॉड के चांसेस हाई हैं तो हमें अपनी ऑडिट अप्रोच जो है वो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर पे लेके जानी है। किस पे लेके जानी है? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अब ये सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर बोलते हैं डिटेल वर्क को, एनालिटिकल प्रोसीजर बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर डाटा विद प्रीवियस ईयर इंडस्ट्री एवरेज को। तो जब फ्रॉड के चांस आए हो तो आपने क्या करना है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है। कंपेयर करना उस फिगर को प्रीवियस ईयर से और उसकी रीजन जस्टिफिकेशन जानने की कोशिश करनी है कि क्यों ये चेंज है। अब रीजन जस्टिफिकेशन मिल गई, अब उस रीजन जस्टिफिकेशन को माइंड में रखते हुए डिटेल वर्क परफॉर्म करना है और देखना है कि वाकई ही उसी रीजन की वजह से ये चेंज है। जब फ्रॉड का चांस आई हो तो हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऐसे नहीं परफॉर्म करने, क्या करना है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर पे जाना है। मीन डिटेल वर्क करने से पहले एनालिटिकल प्रोसीजर कंपेयर करना है करंट फिगर को विद प्रीवियस ईयर, रीजन जस्टिफिकेशन लेनी है भाई ये क्यों चेंज है, उसके बाद डिटेल वर्क करते हुए उस रीजन जस्टिफिकेशन को चेक करना है कि वाकई ही इसी की वजह से ये चेंज था। क्यों? जब फ्रॉड होता है तो फिर बातें आपस में मिल नहीं रही होती। फ्रॉड का चांस आए हो तो क्या करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज करना है। कंफर्मेशन हमें रिटर्न की बजाय ऑरल पे जाना है। सरप्राइज विजिट पे हमें ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ईयर एंड एडजस्टमेंट को डिटेल रिव्यू करना है। इन्वेंट्री कैश काउंट ईयर एंड पे ही रिक्वेस्ट करने हैं और हमने क्या करना है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर अप्रोच पे जाना है। साथ वो कहता है जी हमें क्या करना है कि अगर हम ग्रुप ऑडिट कर रहे हैं तो सब्सिडियरी का ऑडिटर जो है उसे भी कहना है कि वो भी मोर डिटेल चेकिंग करे, मीन अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज कर दे। हमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है तो कैट्स मीन ऑडिट सॉफ्टवेयर के थ्रू 100% टेस्टिंग को प्रेफर करना है। और हमें क्या करना है, जो एविडेंस लेने हैं वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से लेने हैं। इंडिपेंडेंट मीन जिनका कोई रिलेशन ना हो क्लाइंट कंपनी के साथ। ये 6-7 प्रोसीजर हमें रटा लगाने हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज करना, कंफर्मेशन ऑरल रादर देन रिटर्न, ईयर एंड एडजस्टमेंट को डिटेल रिव्यू करना, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सरप्राइज विजिट करना, इन्वेंट्री कैश काउंट ईयर एंड डे पे ही करना, एक्सपर्ट ओपिनियन लेना, कैट्स के थ्रू 100% टेस्टिंग पे फोकस करना और मोर इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एविडेंस को फोकस करना। सर अगर कोई रिलेशन नहीं होगा तो फिर हम एविडेंस कैसे, रिलेशन किसके साथ? कंपनी का एक्सटर्नल और में रहना है। एक्सटर्नल मीन बैंक से, कस्टमर से, सप्लायर से, लोन की, बैंक से, ये कंफर्मेशन हमने लेनी। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एविडेंस क्यों ये ज़्यादा रिलायबल होता है। और नेक्स्ट पेज पे, लास्ट पेज पे ख़त्म हो गया चैप्टर। रिपोर्टिंग बता दी गई कि अगर कोई फ्रॉड मिला तो पहले मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है, नहीं करेक्ट करते तो ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई करके शेयर होल्डर को
हाँ, थर्ड पार्टी को भी किया जा सकता है अगर लीगल रिक्वायरमेंट है, लाइक इन केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्वेश्चंस में आगे पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब ब्रीफली द रिलेशनशिप विच शुड एग्जिस्ट बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? क्या रिलेशनशिप होना चाहिए ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में? प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए, इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना चाहिए। क्या ख्याल है? ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए कि उसमें ऑडिटर की इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई थ्रेट अराइज नहीं होना चाहिए, मीन टू क्लोज नहीं होना चाहिए। क्यों? उसे फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो सकता है। पार्ट बी से रिलेटेड एक ऊपर क्वेश्चन पैराग्राफ है, क्या कहता है? योर फर्म इज ऑडिटर ऑफ ऑनेस्ट अ मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, your relationship with senior management is excellent and you have been always considered them to be completely trustworthy. The firm has never had cause during its long professional relationship with the company to qualify its audit report, nor had reason to doubt and honesty of management or employee of the company. मीन कभी रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं हुई, कभी कोई मसला हमें नहीं फेस करना पड़ा इस क्लाइंट पे। It come to light that during the whole period you have been the auditor of Honest, the managing director Mr. Meena had engaged in material fraudulent activity and had misappropriated substantial and increasing sum of money recorded as part of wages, salaries and relevant labor cost. अब आके पता चला कि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर वेजेस सैलरी रिलेटेड लेबर कॉस्ट में फ्रॉड करता रहा है और आपने कभी भी रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं की थी। पार्ट बी फॉर 12 मार्क्स, स्टेट द पॉसिबल डिफेंसेस योर फर्म वुड हैव इन एन एक्शन ब्रॉट बाय शेयर होल्डर अगेंस्ट द फर्म फॉर नेग्लिजेंस। एक फ्रॉड होता रहा कंपनी से पे अंदर की पिछले कई सालों से जब आपसे पकड़ा नहीं गया, तो अगर फर्म को नेग्लिजेंस के लिए कोई क्लेम करता है भाई आपने जानबूझ के शायद फ्रॉड में खुद भी इन्वॉल्व थे, तो फर्म अपने डिफेंस में क्या बातें कर सकती है? 12 नंबर के लिए बातें करनी है। क्या बातें कर सकती है डिफेंस फर्म अपने डिफेंस में? पहली बात तो ये है कि ऑडिटर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रादर दैन डिटेक्टिंग फ्रॉड। तो ऑडिटर की जब डिटेक्शन ही फ्रॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो ऑडिटर नहीं लायबल। दूसरा हम क्या करेंगे, मैं एक्सप्लेन करेंगे आर वर्क परफॉर्म्ड ऑन दिस क्लाइंट फ्रॉम आर वर्किंग पेपर। क्या कि हमने प्लानिंग की, वहाँ पे हमने रिस्क इवैल्यूएशन की, तो हमें लेबर या वेजी सैलरी से रिलेटेड कभी भी कोई रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हुआ। हमने लेबर के वेजिस के कंट्रोल सिस्टम का भी नॉलेज लिया और हमें कभी भी कंट्रोल सिस्टम वीक नहीं लगे। एवरी ईयर हम ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो भी हमने परफॉर्म किया और उसके अंदर हमने लेबर वेजिस के भी कंट्रोल्स की टेस्टिंग की, कोई हमें वीकनेस हाईलाइट नहीं हुई। हाँ, अगर हमने वेजिस सिस्टम पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया है तो वहाँ पे भी ऑलवेज हमें करेक्ट एविडेंस मिले, कोई वीकनेसेस नहीं मिली। अगर हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं तो वहाँ पे भी हमें एविडेंस जो है वो एक्यूरेसी कंप्लीटनेस से रिलेटेड प्रॉपर मिले, कभी कोई इशू नज़र नहीं आया। हाँ, अगर हमने सैम्पलिंग भी की है तो कौन सी की है? सैम्पलिंग 2 तरह की होती है। मीन हम जो काम करते हैं सैम्पल बेसिस पे करते हैं ना, तो वो जो यूनिट चूज़ करके उसके ऊपर प्रोसीजर अप्लाई करके रिजल्ट निकालना, इसे सैम्पलिंग बोला जाता है। तो सैम्पलिंग भी 2 तरह की होती है, एक होती है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और एक होती है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या होती है कि अगर सपोज हमने एक 50,000 इनवॉइसेस की पॉपुलेशन है
उनमें से हमने एक सैंपल लेके ट्रांजैक्शन को चेक करना है। तो कितनी ट्रांजैक्शन टेस्ट करनी चाहिए? एक फार्मूला बताएगा स्टैटिस्टिकल में। मीन ये क्या है? मैथमेटिकल बेस्ड है। फार्मूला में हम पॉपुलेशन साइज फिट करेंगे तो फार्मूला बताएगा सैंपल कितने यूनिट का लेना चाहिए, 100 का लेना चाहिए, 200 का, 500 का या 1000 का। और जो यूनिट फिर हमने सिलेक्ट करने हैं वो भी रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं किसी टेबल के अकॉर्डिंगली, मनमर्जी इसमें नहीं होती। जबकि नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग क्या है? ये जजमेंट बेस्ड है। 50,000 ट्रांजैक्शन है तो एक ऑडिटर कहेगा यार 1000 ट्रांजैक्शन टेस्ट कर लेते हैं, सो कहेगा छोड़ 500 कर लेते हैं, जिसे कहेगा नहीं छोड़ 100 कर लेते हैं बस। इन अपनी अपनी जजमेंट अप्लाई हो रही है, कोई फार्मूला नहीं बता रहा सैंपल साइज क्या होना चाहिए। और जो यूनिट सिलेक्ट करने हैं वो भी अपनी मर्जी से, यार इस तरह करते हैं सिर्फ 50,000 से ऊपर वाली इनवाइसेस उठा लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, टेबल के अकॉर्डिंगली नहीं। तो अच्छी सैम्पलिंग कौन सी, स्टैटिस्टिकल या नॉन स्टैटिस्टिकल? तो इसलिए हम इसमें बताएंगे अपने डिफेंस में कि अगर हमने सैम्पलिंग भी की है तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की है रादर देन नॉन स्टैटिस्टिकल, और हमें उसमें कभी कोई इशू लेबर वेजेस से रिलेटेड हाईलाइट नहीं हुआ। हमने एक दूसरे के काम को रिव्यू भी किया, उसमें भी कभी कोई गलती नज़र नहीं आई। तो ये कुछ बातें करेंगे। एक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्लानिंग पे रिस्क असेसमेंट की तो नज़र नहीं आया, कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लिया तो वो भी ठीक थे, वॉक थ्रू टेस्ट में भी नज़र नहीं आया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी नज़र नहीं आया, सब्सटेंटिव में भी नज़र नहीं आया, सैम्पलिंग किया तो वो भी स्टैटिस्टिकल किया, उसमें कोई इशू नहीं था, एक दूसरे के काम को रिव्यू भी किया है तो कभी कोई नेग्लिजेंस नज़र नहीं आई। ये क्या थे डिफेंस में पॉइंट। मीन वो जो ऑडिट प्रोसेस हमने डे 1 पे डिस्कस किया था उसमें से ये निकाले गए हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7। पार्ट ए, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉड एंड एरर। तो फ्रॉड एंड एरर को डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं। एंड कमेंट ऑन वेदर द मैटर इन क्वेश्चन आर सस्पेक्टेड फ्रॉड और एरर। नीचे कोई मैटर है क्वेश्चन के अंदर 3-4, तो आपने बताना है ये फ्रॉड है या एरर है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ सस्पेक्ट अ कंपनी dealing in large heavy duty industrial vehicles. During the audit you have detected certain matters which could indicate the existence of fraudulent activity within the company. These matters are as follows, 1 2 3 4। जरा प्लीज इनको रीड करके देखेंगे कि फ्रॉड है या एरर है। चारों मैटर्स को रीड करके आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि फ्रॉड है या एरर है। जी क्या है पहला मैटर, vehicle amounting to 6 million pound and included in current asset in the balance sheet cannot be located। एक व्हीकल लिखी हुई है, एसेट लिखा हुआ है लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कंपनी करती क्या है,
व्हीकल का ही बिजनेस करती है, इसमें इन्वेंट्री है ये। Yes. You have been told that these vehicles have not been sold, but management cannot give an explanation as to their location. मैनेजमेंट कह रही है सेल भी नहीं हुई लेकिन अभी लोकेशन नहीं बता पा रहे। तो हो सकता है मैनेजमेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन में हो, इसलिए अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। क्या ख्याल है? तो फ्रॉड भी हो सकता है, लाइक डेलिब्रेट ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल के लिए या एसेट के लिए। एरर भी हो सकता है ड्यू टू कट ऑफ एरर्स। ड्यू टू कट ऑफ एरर्स मीन करंट पीरियड की शायद सेल नेक्स्ट पीरियड में लिखी गई हो। क्या ख्याल है? नंबर 2, सेल्स हैव बीन ओवरस्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय 8 मिलियन पाउंड। एरर या फ्रॉड है? ड्यू टू कट ऑफ एरर्स भी हो सकती है, लेकिन कोई डेलिब्रेट ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल भी, फ्रॉड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तीसरा वो कहता है जी 25% ऑफ व्हीकल हेल्ड फॉर सेल हैव बीन एक्वायर्ड फ्रॉम अ सप्लायर अंडर अ स्पेशल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। इन कोई लीज वाले एसेट थे, सस्पेक्ट हैज obtained further separate finance on these vehicle, कंपनी ने उन्हीं को ही प्लेज करवा के उनके ऊपर और फाइनेंस ले लिया, मीन एज ए सिक्योरिटी रखवा के। तो जो चीज़ आप एज ए सिक्योरिटी रखवा रहे होते हो उसका आपको पता होता है नहीं क्या है, ऐसे तो नहीं आंखें बंद करके आप रखवा देते। इसमें आपको पता था ये ऑलरेडी फाइनेंस वाली है और आपने इसके ऊपर डबल फाइनेंसिंग करवा ली है, तो ये फ्रॉड होगा या एरर होगा? फ्रॉड होगा। क्यों किया होगा? कोविनेट्स की ब्रीच है ना ये, क्यों की होगी ये? कोई गोइंग कंसर्न इशू हो सकता है जिसको रिजॉल्व करने के लिए कंपनी को इस हद तक जाना पड़ा। क्या ख्याल है? नंबर 4, द रिसीवेबल एंड पेएबल लेजर्स एंड 10 बैंक अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय कंपनी हैव नॉट बीन रिकंसाइल्ड विद कंट्रोल अकाउंट फॉर लास्ट 5 मंथ्स। रिकंसिलिएशन परफॉर्म नहीं हुई। The last time it was attempted to reconcile these records, material differences were found, but there have been no action taken on these differences. Fraud. The finance director has been on gardening leave for last 5 months and is presently out of the country and is therefore not available to discuss the matters in situation in question. तो फ्रॉड भी हो सकता है कि जानबूझ के जो है वो नहीं किया गया डिस्क्रिपेंसीज को ताकि वैसे ही रखा जा सके। एरर भी हो सकता है कि फाइनेंस डायरेक्टर भी 5 मंथ से नहीं है, तो हो सकता है उसकी एब्सेंस में कंट्रोल्स प्रॉब्ली वर्क नहीं कर रहे, तो सूरत में चांस ऑफ एरर भी हो सकता है। सो पहला दोनों फ्रॉड एरर, दूसरा दोनों फ्रॉड एरर, तीसरा क्लियरली फ्रॉड और चौथा फ्रॉड एरर दोनों। पार्ट डी ऑफ द क्वेश्चन, क्या ख्याल है? स्टेट द फर्दर कंसीडरेशन के पार्ट बी स्टेट द रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दें, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दें, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी है। क्यों? प्रोसीजर इस एक्सपेक्टेशन के साथ डिज़ाइन करने के अगर कोई फ्रॉड हो तो पकड़ा जाए। नाउ पार्ट सी, state the further consideration you would take into account in relation to each of the above matters and the issues you might raise with management। ऊपर ये जो 4 इश्यूज थे इनको बारी बारी पकड़ते हुए आपने फर्दर कंसीडरेशन मीन प्रोसीजर बताने हैं या मैनेजमेंट से कोई डिस्कशन करनी है तो क्या करोगे वो बतानी है आपने। कितने मार्क्स हैं? जिसमें 4 इश्यूज हैं, हर इशू के ऊपर हमें 3-4 नंबर के लिए लिखना पड़ेगा। कैसे चेकिंग करनी है इसकी? पहला इशू क्या था? व्हीकल्स जो हैं वो कंपनी में लोकेट नहीं हो रही जबकि रिकॉर्ड में आ रही हैं और मैनेजमेंट कोई हमें एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पा रही कि कहाँ हैं, क्यों सेल नहीं हुई। तो क्या करेंगे हम?
वेरीफाई करेंगे अमाउंट ऑफ व्हीकल फ्रॉम परचेज इनवाइसेस टू इंश्योर दे वर बॉट इनटू द कंपनी। क्या गल बॉट है। फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि आइदर यही वन ऑफ इवेंट है या कोई और भी इसी तरह की कंपनी के अंदर जो है वो चीज़ें हैं जिनके रिकॉर्ड में हैं लेकिन फिजिकल नहीं है। हम क्या करेंगे, नॉलेज लेंगे अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंपनी भी, वेदर इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। और साथ क्या करेंगे, अगर नहीं लोकेट होती तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे टू एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ख्याल है, या तो मैं दे अदरवाइज फिर एडजस्ट कर दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा इशू क्या था, सेल ओवर स्टेटेड 8 मिलियन से हमने कहा फ्रॉड भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे कि वाकई ही अकर हुई है बाय मैचिंग विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लाइक सेल इनवॉइस, डिस्पैच नोट एंड सेल ऑर्डर। क्या ख्याल है, कट ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। सेल रिकॉर्ड होती है इनवॉइस के अगेंस्ट, इनवॉइस के पीछे एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे नाम दिया जाता है गुड्स डिस्पैच नोट GDNs। जब कोई इन्वेंट्री आपकी प्रिमसी से जाती है तो डॉक्यूमेंट जनरेट होता है GDNs। तो GDNs की कॉपीज को मैच करेंगे विद लेजर टू इंश्योर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन करेक्ट पीरियड। क्या ख्याल है। उसके बाद तीसरा इशू क्या था, डबल फाइनेंसिंग की है। तो डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से द रीज़न बिहाइंड दिस डबल फाइनेंसिंग, वेदर देयर इज एनी गोइंग कंसर्न कैश फ्लो इशू। और अगर गोइंग कंसर्न कैश फ्लो इशू है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उसका भी इम्पैक्ट देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो रही है नहीं हो रही। फिर देखेंगे अगर कोई कोवेनेंट्स की ब्रीच हुई है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविजन रिकॉर्डेड है या नहीं। और लास्टली जो है रिकंसिलिएशन नहीं तो हम क्या करेंगे, खुद से रिकंसाइल परफॉर्म करके देखेंगे रिसीवेबल पेएबल लेजर की विद कंट्रोल अकाउंट और डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करेंगे और डिफरेंसेस मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे टू एडजस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर फ्रॉड नहीं एरर था, क्यों फाइनेंस डायरेक्टर नहीं था, तो रिक्वेस्ट करेंगे कंपनी को टू अपॉइंट टेम्परेरी फाइनेंस डायरेक्टर अंटिल ही इज़ ऑन लीव, ताकि पीछे से काम प्रॉपर्ली चलता रहे। क्या ख्याल है, बातें की जा सकती हैं तीनों से रिलेटेड, चारों से रिलेटेड। चैप्टर हमारा ये भी हो गया यहाँ पे ख़त्म। कोशिश करें कि ये जो क्वेश्चन हम साथ साथ कवर कर रहे हैं इनको प्लीज़ हाथ से गुजारते चले जाएं। स्पेशली ये जो भी आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, इसका अगर आप पार्ट C जो है वो हाथ से अटैम्प्ट कर लें। क्यों, थोड़ी सी प्रोसीजर्स की वर्डिंग है इसके अंदर कि क्या कंसीडरेशन आप जो है वो परफॉर्म करोगे या मैनेजमेंट से डिस्कशन करोगे। तो कोशिश करें कि क्वेश्चन साथ साथ अटैम्प्ट होते चले जाएं ताकि एंड पे हमारे ऊपर बर्डन ना पड़े। वैसे भी साथ साथ अटैम्प्ट करने से नॉलेज फ्रेश होता है तो अच्छा हाथ से गुजरेगा, और जब हाथ से गुजर जाएगा तो दिमाग के अंदर अच्छा रच बस जाएगा। सो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ।